इसको पढ़ के हम क्या सीखेंगे? मोस्ट कॉमन मिस्टेक, 10 अलग अलग टोन सीयूईटी के क्वेश्चन टाइप, लिटरेरी पैसेज को रिकॉग्नाइज करना, सेंट्रल आइडिया, थीम, टोन, मूड, ऑथर पर्पस, व्यू पॉइंट क्या, ये सब समझेंगे। थर्ड पैसेज है हमारा लिटरेरी पैसेज। लिटरेरी का मतलब होता है एक ऐसी राइटिंग जिसमें फिलॉसफी यूज की गई हो, ठीक है, डीपर क्वेश्चंस या फिर डीपर और थॉटफुल, जो डीपर या फिर थॉटफुल मीनिंग होते हैं या फिर जो लाइफ के बारे में होता है, वो सब चीजें इसमें की जाती हैं, ठीक है। तो थर्ड चैप्टर है हमारा आज का लिटरेरी पैसेज। लिटरेरी पैसेज का मतलब सिंपल यही है कि जैसे हमने चार तरीके देखे थे, कौन चार तरह के पैसेज होते हैं? एक फैक्चुअल, ठीक है, एक नैरेटिव, ठीक, एक लिटरेरी और एक पोएट्री। तो पोएट्री इन सबसे अलग है क्योंकि ये रिदमिक होता है, स्टांजास बेस्ड होता है। इन तीनों में सिंपल डिफरेंस यही था कि यहाँ पे फैक्ट, रिपोर्ट ये सब होते हैं, यहाँ पे कैरेक्टर विद अ इवेंट होता है, यहाँ पे एक कैरेक्टर विद एन इवेंट या फिर बहुत सारे इवेंट होगा, ठीक है, मूवी की कहानी। लिटरेरी में इन सबसे अलग सिंपल फिलॉसफी ऑफ लाइफ होता है, लाइफ या फिर किसी भी चीज के बारे में, ठीक है। तो ये इसमें हमें पढ़ना है कि इसमें क्या क्या इसके कोर एलिमेंट्स होते हैं, इसका जो टोन होता है वो पढ़ेंगे, ऑथर्स का पर्पस क्या होता है, इसके क्वेश्चन टाइप्स देखेंगे और एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। अब इसमें आता है कि लर्निंग आउटकम क्या क्या है, कि इसको पढ़ के हम क्या सीखेंगे कि एक तो हम लिटरेरी पैसेज को रिकॉग्नाइज करना सीखेंगे और इसके जो 5 मेजर फॉर्म्स होते हैं, फिर इसके सेंट्रल आइडियाज हुए, थीम हुए, टोन हुआ, मूड हुआ, ठीक है, ये सब समझेंगे। और इसके जो 10 अलग अलग टोन सीयूईटी में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं वो देखेंगे। फिर ऑथर पर्पस, व्यू पॉइंट, जो 9 तरह के सीयूईटी के क्वेश्चन टाइप्स होते हैं, और 6 सबसे मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स जो हम करते हैं एग्जाम के टाइम में वो देखेंगे। तो अब लिटरेरी पैसेज क्या होता है? तो इट एक्सप्लोर्स आइडियाज, फीलिंग्स या फिर जो भी मीनिंग ऑफ द लाइफ होता है, ठीक है, कि कोई भी आइडिया हुआ, कोई भी मीनिंग ऑफ लाइफ हुआ, इन सब चीजों को एक्सप्लोर करना, ठीक है। जब ये ना तो एक स्टोरी है, ना तो कोई रिपोर्ट है, ना तो इसमें फैक्ट्स बताए जाते हैं, ना तो कोई कहानी बताई जाती है, सिंपली इसमें फिलॉसफी पे बात की जाती है, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर एक राइटर नदी किनारे बैठा हो और वो ये लिख रहा हो कि जो रिवर है वो कैसे उसे ये याद दिलाती है कि जैसे ये रिवर फ्लो करती है वैसे ही लाइफ भी हमेशा मूव करता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक आइडिया को एक्सप्लोर कर रहा है, ठीक है। तो ये लिटरेरी पैसेज हो गया, ना तो कोई स्टोरी है यहाँ, ना तो कोई कैरेक्टर है, ना तो कोई स्टैटिस्टिक्स है, बस एक डीप ब्यूटीफुल थॉट है अबाउट लाइफ यूजिंग द रिवर एज इमेज, ठीक है। तो यहाँ पे इमेजिनरी चीजें होती हैं बट फिलोसॉफिकल बेस्ड होती हैं। ऐसे ही जैसे तुम्हारी लाइफ का भी कोई ना कोई चीज होगा जिसको तुम लेकर के ऐसे सोचते होगे कि मेरी फिलोसॉफिकली ऐसी लाइफ, जैसे लाइफ में ये हुआ तो ये तो चीजें चलती रहती हैं, लाइफ ऐसे ही चलता है, यही लाइफ होता है। तो ये सारी चीजें लिटरेरी में आती हैं, ठीक है। लिटरेरी पैसेज के कुछ बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, वो फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं? तो जैसे एक होता है एस्से के फॉर्म में आ सकता है, ठीक है, जहाँ पे ऑथर जो है वो थॉट्स या फिर ओपिनियन शेयर करता है अबाउट अ टॉपिक। जैसे बोलते हैं ना कि सन पे ऐसे लिखो, फ्रेंड पे ऐसे लिखो, तो हम क्या बोलते हैं कि फ्रेंड ऐसा ऐसा होता है, ये मेरा फ्रेंड है, ठीक है, ऐसी ऐसी क्वालिटीज होती हैं, तो हम ये लिटरेरी लिख रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आर्ग्यूइंग या किसी पॉइंट को आर्ग्यू करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा या फिर किसी आइडिया को एक्सप्लोर करेगा। इसमें सीवीटी क्या पूछता है कि व्हाट इज द ऑथर्स मेन आर्ग्यूमेंट। ऐसे ही दूसरा होता है रिफ्लेक्टिव एंड पर्सनल। यहाँ पे क्या होता है कि अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को यहाँ पे बताता है वो, लेकिन वो पर्सनल एक्सपीरियंस अब बता रहा है तो ऑब्वियस है कि वो कहानी की तरह लगेगा कि एक बार मैं यहाँ गया था, यहाँ ऐसे ऐसे हुआ, ये चीजें हुई, तो वो बता रहा है पर्सनल एक्सपीरियंस, बट वो पर्सनल एक्सपीरियंस का जो मेन फोकस है वो उसका मीनिंग या फिर उससे कोई भी मिलने वाला लेसन है, ना कि वो स्टोरी है अपने आप में, ठीक है। तो अगर कोई ऑथर अपने लाइफ के बारे में बता करके कुछ बताना चाह रहा है तो हम ये नहीं बोलेंगे कि नहीं इसमें तो कैरेक्टर है और इवेंट है तो ये एक नैरेटिव पैसेज हुआ, ये रहेगा फिर भी लिटरेरी पैसेज। ऐसे ही फिलोसॉफिकल राइटिंग होती है कि वहां पे बड़े बड़े क्वेश्चंस अबाउट लाइफ, मीनिंग, ट्रुथ, ह्यूमन नेचर, इन सब चीजों पे बात की जाती है। यहाँ का लैंग्वेज बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत टफ लैंग्वेज यूज करते हैं। या फिर सोशल कमेंट्री होता है
कि वो अक्सर सोसाइटी को क्रिटिसाइज करेगा, वो उसके इनइक्वालिटी, एजुकेशन सिस्टम, टेक्नोलॉजी, ट्रेडिशन, इन सब चीजों को क्रिटिसाइज करेगा कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या कमियां हैं हमारी सोसाइटी के इन चीजों में। फिर इसका एक आता है डिस्क्रिप्टिव एक्सपर्ट। डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होता है कि डिस्क्राइब करता है, जैसे विविड डिस्क्रिप्शन। विविड का मतलब होता है कोई ऐसी चीज बताना वर्बली जिसको तुम इमेजिन भी कर सको, एक्चुअल उसका विजुअल्स तुम इमेजिन कर सको। जैसे मैं अगर तुम्हें बताऊं कि मैं एक जगह बैठा हुआ था, सामने पहाड़ थे और नदी बह रही थी, पंछी ऊपर से जा रहे थे और पेड़ पौधे थे, बहुत सुंदर हवा हवा बह रही थी, तो तुम उसको बैठ करके इतने डिटेल में बताऊंगा कि तुम इमेजिन कर सकते हो ये चीजें थी, तो उसको विविड बोलते हैं। ठीक है, तो एक विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ मॉनसून अराइविंग इन अ विलेज। ठीक है, कि गांव में बारिश आ रही है, तो कैसे वहां पे रिच सेंसरी लैंग्वेजेस यूज किए जाते हैं, फिर वहां पे इमेजरी यूज की जाती है, मेटाफर यूज किए जाते हैं, एक स्लो और डेलिबरेट पेस होता है। तो जैसे कैसे बताएगा इसको इमेजरी का, जैसे इमेजरी में यूज करेगा, और इसमें सेंसरी लैंग्वेजेस में कि जब बारिश आई तो मिट्टी की खुशबू बहुत अच्छी आई। ठीक है, उसके साथ साथ मेटाफर वगैरह यूज करेगा कि बादल अपनी बाहें फैला करके आ रहा था। तो ये सारी चीजें यूज करते हैं, तो एक विविड हमारे अंदर पूरा एक इमेज बनता जाता है, एक विजुअल्स बनते जाते हैं। तो ये सब चीजें आती हैं। इसके अलावा सोशल कमेंट्री में जो होता है, हमेशा आयरोनिक वर्ड्स यूज करते हैं। ठीक है, या तो आयरोनिक या फिर क्रिटिकल टोन। जैसे मान लो बोले कि वी कॉल दिस प्रोग्रेस, कि हम इसे प्रोग्रेस बोलते हैं, तो एक्चुअल में हम इसे प्रोग्रेस नहीं बोल रहे हैं, वो क्रिटिसाइज कर रहा है, एक तरीके से टॉन्ट मारना होता है ना, कि इसे तुम प्रोग्रेस बोल रहे हो, ऐसे बोलता है वो। ठीक है, तो बोलना लैंग्वेज में ऐसा लिखा रहता है कि लगता है कि वी कॉल दिस प्रोग्रेस, कि हम इसी को बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसका जो टोन होता है वो टॉन्ट वाला होता है, वो क्रिटिसाइज या फिर आयरनी वाला होता है। उसका मत जो लिखता है उसका ठीक उल्टा उसका मतलब होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा आती हैं लिटरेरी पैसेजेस में। फिर जैसे मान लो कि एक पैसेज है जो कि एक बूढ़े आदमी को डिस्क्राइब कर रहा है, हु इज वॉचिंग सी एंड वंडरिंग व्हाट इट मींस टू ग्रो ओल्ड विथ ग्रेस, कि कैसे ग्रेस के साथ बूढ़ा होना अच्छे से। तो ये अब जैसे ये क्या है, लिटरेरी है या फिर नैरेटिव है, तो ये लिटरेरी है। ठीक है, क्योंकि अब वो अपनी पूरी लाइफ को अपने आंखों के सामने देख रहा है कि कैसे कैसे मैं अपनी लाइफ को जिया हूँ ग्रेस के साथ। ठीक है, इसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं 6, क्या क्या? तो एक होता है थीम, एक होता है टोन, एक होता है मूड, एक होता है ऑथर्स व्यू पॉइंट, एक होता है सिंबोलिज्म, और एक होता है सेंट्रल आइडिया। ठीक है, इन्हीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं? तो जैसे कोर एलिमेंट पहला है सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया क्या है? तो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट द पैसेज द ऑथर इज मेकिंग। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पूरे पैसेज में ऑथर क्या बना रहा है, वही उसका सेंट्रल आइडिया है। जैसे इसका आंसर सिंपल तुमको कैसे निकालना है, अगर पूछे कि व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पैसेज, तो तुम ये देखो कि पूरे पैसेज को अगर तुम्हें समराइज करके एक सेंटेंस में लिखना हो तो तुम क्या लिखोगे, वही उसका सेंट्रल आइडिया है। ठीक है, पूरे पैसेज को एक सेंटेंस में लिखो समराइज करके। जैसे अ पैसेज एक्सप्लोर्स हाउ रीडिंग स्लोली मेक्स यू थिंक मोर डीपली, कि अगर तुम धीमे धीमे पढ़ते हो तो कैसे तुम ज्यादा गहराई से सोच सकते हो, ज्यादा गहराई से समझ सकते हो। तो अब ये जो पैसेज है, इसका अगर हम सेंट्रल आइडिया निकालने जाए तो हम क्या होगा कि स्लो रीडिंग इंकरेजेस डीपर थिंकिंग एंड ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग। यही इसका पैसेज का मेन आइडिया होगा कि इस पैसेज में यही चीज कहना चाहता है। फिर आता है थीम। अब सेंट्रल आइडिया और सेंट्रल थीम ऑलमोस्ट सेम सेम लगते हैं, बट डिफरेंस क्या है? थीम जो है वो आइडिया से बड़ा है और यूनिवर्सल आइडिया है। ठीक है, बिहाइंड द पैसेज, मतलब थीम सिर्फ उस पर अप्लाई होगा जो वो पैसेज पढ़ रहा है, सॉरी आइडिया। थीम जो है वो उस पर भी अप्लाई हो जाएगा जो वो पैसेज नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, वो यूनिवर्सल है थीम। जैसे मान लो जैसे समथिंग दैट अप्लाइज टू ऑल ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो सेंट्रल आइडिया क्या है कि व्हाट इज दिस पैसेज सेज, और थीम क्या है, द बिगर ट्रूथ पॉइंट्स टू। जैसे मान लो स्लो रीडिंग इंकरेजेस डीपर थिंकिंग एंड ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ये जो हमने सेंट्रल आइडिया निकाला उस पैसेज से, ये सिर्फ स्पेसिफिक टू दिस पैसेज, जरूरी नहीं है कि ये सबके लिए सही हो। ठीक है, ये सिर्फ इस पैसेज के हिसाब से सही है। तो ये हमारा क्या हुआ, सेंट्रल आइडिया। बट थीम क्या है कि इन अ वर्ल्ड ऑब्सेस्ड विद स्पीड, डेप्थ ऑफ थॉट हैज बिकम अ रेयर एंड प्रीशियस क्वालिटी।
ठीक है, कि एक ऐसी दुनिया में जहां पे सब लोग स्पीड के पीछे भाग रहे हैं कि जल्दी से ये कर लो, जल्दी से यहाँ चले जाओ, वहां पे जो डेप्थ ऑफ थॉट है हैज बिकम अ रेयर एंड प्रीसियस क्वालिटी, की डेप्थ से सोचना, आराम से ठहरना, तो ये सब चीजें आज के टाइम में एक रेयर और प्रीसियस क्वालिटी हो गई है। तो ये सिर्फ इस पैसेज तक लिमिट नहीं है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है, ये सब पे अप्लाई होता है, जो ये पैसेज नहीं पढ़ रहा है उस पे भी अप्लाई होता है, तो इसलिए ये हमारा थीम है। ठीक है, तो ऐसे डिफरेंस समझना कि आइडिया जो सिर्फ उस पैसेज को पढ़ने वाले के ऊपर अप्लाई हो, क्योंकि इसका ट्रुथ इस पैसेज के बाहर शायद नहीं है, शायद है शायद नहीं है, ठीक है, बट इसका ट्रुथ पैसेज के बाहर भी है। ठीक है, तो ये हमारा थीम कहलाएगा। फिर मेन आइडिया तो स्पेसिफिक, ठीक है, उस पैसेज के लिए, और थीम यूनिवर्सल। फिर नेक्स्ट आता है टोन। टोन क्या है? तो व्हाट इज द ऑथर्स एटीट्यूड टुवर्ड द सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट के प्रति ऑथर जो है कैसा एटीट्यूड लेकर के लिख रहा है, वहां पे वो फॉर्मल या फिर कैजुअल वर्ड यूज कर रहा है, या फिर वार्म या कोल्ड, या फिर हैप्पी और सैड, उसके बेसिस पे वो बनेगा। दूसरा होता है मूड। अब टोन और मूड में भी बहुत कंफ्यूजन होता है। मूड क्या होता है कि हाउ द रीडर फील्स व्हाइल रीडिंग द पैसेज, कि पढ़ते टाइम रीडर को कैसा फील हो रहा है। ठीक, जैसे मान लो कि यहाँ पे एक ऑथर है, वो क्रिटिकली लिख रहा है अबाउट द लॉस ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है, कि जंगल खत्म हो रहा है, तो वो क्रिटिसाइज कर रहा है, ठीक है, तो वो उसका टोन है। तुम एज अ रीडर, तुमको क्या फील हो रहा है? दुख, तो वो तुम्हारा मूड है। ठीक है, तो टोन क्या है? क्रिटिकल, और मूड क्या है? सैडनेस, कि पढ़ते टाइम तुम क्या फील कर रहे हो, वो मूड है, और कैसे उस ऑथर ने लिखा है वो क्या है? टोन है। ठीक है, फिर आता है ऑथर्स व्यू पॉइंट। ये क्या है? तो ये पर्सनल पोजीशन है ऑथर का टुवर्ड्स द सब्जेक्ट, कि वो अपना व्यू पॉइंट क्या रख रहा है, वो क्या देखता है, वो कैसे इसमें जो भी पैसेज में चीजें उनको कैसे देखता है। तो जैसे क्या क्या व्यू पॉइंट हो सकते हैं, तो एक हो सकता है सपोर्टिंग, कि वो किसी चीज को सपोर्ट कर रहा है, जैसे एजुकेशन मस्ट बी फ्रीड फ्रॉम द टिरेनी ऑफ एग्जामिनेशन। यहाँ पे ऑथर क्या कर रहा है कि ये एग्जाम प्रेशर को हटाने की बात को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, कि एग्जाम प्रेशर हटना चाहिए। दूसरा हो सकता है क्रिटिकल, कि भी सेलिब्रेट मीडियोक्रिटी एंड कॉल इट इंक्लूसिविटी। ठीक है, कि मीडियोक्रिटी का मतलब क्या होता है? मीडियोकर, हम ना तो बहुत अच्छे हैं ना तो बहुत खराब है, बीच में बस चलते जा रहे हैं, मीडियोकर। और इसको हम इंक्लूसिविटी बोलते हैं, कि ये सिर्फ हम तक की लिमिट है, ये ऐसा एक क्षमता है जो सिर्फ हम ही पा सकते हैं, ये तो हम प्राउड करते हैं एक तरीके से, ये प्राउड करने वाली बात नहीं है, तो क्रिटिसाइज कर रहा है। ठीक है, फिर एक हो सकता है उसका बैलेंस्ड व्यू पॉइंट। बैलेंस्ड व्यू पॉइंट कि ना तो वो क्रिटिसाइज कर रहा है ना तो वो सपोर्ट कर रहा है, बीच में कहीं है। जैसे टेक्नोलॉजी ऑफर्स गिफ्ट एंड टेक्स अवे गिफ्ट्स इन इक्वल मेजर्स, कि टेक्नोलॉजी हमें जितना देती है उतना लेके भी जाती है। जैसे अभी एआई आया है, तो एआई ने हमें बहुत सारी चीजें दे दी, बहुत सारी चीजें हम स्पीड से कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें आसान हो गई हैं, खुद से कर सकते हैं, बट ये तो दे के गई है गिफ्ट, लेके क्या गई कि उसकी वजह से हमारे नेचर को इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बहुत सारी हो रही हैं, बहुत सारा पानी वेस्ट हो रहा है, यूज हो रहा है उसके लिए, ठीक है, उससे बहुत सारे इमिशंस निकल रहे हैं, तो ये सारी वो चीजें ले करके गई है। तो यहाँ पे बैलेंस्ड व्यू पॉइंट है। फिर आता है सिंबलिज्म। सिंबलिज्म क्या होता है कि यूजिंग वन थिंग टू रिप्रेजेंट समथिंग बिगर, एक चीज का यूज करके कुछ बड़े को रिप्रेजेंट करना, इसको बोलते हैं सिंबलिज्म। ये कुछ भी हो सकता है, एक ऑब्जेक्ट, कोई प्लेस, कोई एक्शन, जो कि एक डीपर मीनिंग लेकर के चल रहा हो, कि हम लिख रहे हैं तो छोटी सी चीज के बारे में, लेकिन उसका मतलब बहुत बड़ा है। जैसे अ कैंडल इन द डार्क, ऐसा कुछ हो पैसेज में, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है होप, नॉलेज, करेज इन डिफिकल्ट टाइम्स। ठीक है, फिर ऐसे ही हो अ बर्ड इन केज, ठीक है, कि पिंजरे में कोई पक्षी है, तो लैक ऑफ फ्रीडम, ऑपरेशन, ट्रैप्ड पोटेंशियल, ठीक है, कि ये बच्चा जो है, अगर ऐसे लिख दे कि ये बच्चा जो है ही इज लाइक अ बर्ड इन अ केज, इसका मतलब कि उसके अंदर पोटेंशियल तो है, बट उड़ने की क्षमता था, बट उसको बांध के रखा गया है। ठीक है, सोसाइटी के नियमों के तहत या फिर रूल्स के तहत उसको बांध के रखा गया है। फिर अ ट्री दैट सर्वाइव्स अ स्टॉर्म, इतनी बड़ी आंधी तूफान आया फिर भी ये ट्री बच गया, तो इसका मतलब रिसीलियंस है, द पावर टू इंड्योर हार्डशिप, कि बहुत मुश्किल टाइम को भी झेल जाना। ऐसे या रोड स्ट्रेचिंग इनटू द होराइजन, इसका मतलब कि पॉसिबिलिटी है, फ्यूचर है, अननोन अहेड, ये सब चीजों को दिखा रहा है। ऐसे ही एक एम्प्टी रूम, तो ये क्या सिंबलाइज करता है? एक एम्प्टी रूम है तो ये क्या सिंबलाइज करता है? तो ये दिखाता है लॉनलीनेस,
एब्सेंस या फिर एंड ऑफ समथिंग। ठीक है, तो ये सिंबलिज्म में आते हैं। फिर व्हाट माइट अ लॉक्ड डोर सिंबलाइज, एक लॉक्ड डोर क्या सिंबलाइज करता है? इससे तुम्हें क्या लगता है, अगर मान लो कि किसी पैसेज में लिखा हो एक सेंटेंस, अ लॉक्ड डोर, हाँ, कि रास्ते बंद हैं आगे, ठीक है, हिंड्रेंसेज है, बहुत सारी कठिनाइयां हैं जो कि आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं, ठीक है, ये सिंबलाइज करता है। ऐसे ही रिवर दैट नेवर स्टॉप्स फ्लोइंग, ठीक है, एक नदी जो कि कभी रुकती नहीं है, हमेशा बहती रहती है, ये क्या सिंबलाइज कर सकता है? ये दिखा सकता है कि अगर तुम कंसिस्टेंट रहो, कंसिस्टेंसी बना करके रखो, हमेशा चलते रहो, लाइफ जो है वो हमेशा चलती रहती है, लाइफ कभी रुकती नहीं है किसी चीज के लिए। तो ये जब पैसेज पढ़ोगे तो वहां पे सिंबलिज्म वाले वर्ड्स यूज होंगे कि एक्चुअल मतलब वहां पे नहीं यूज करना है, ठीक है, कि लॉक डोर का मतलब ये नहीं बोलना है कि दरवाजा बंद था, ठीक, वहां पे उसका लिटरेरी मीनिंग निकालना है। फिर टोन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। अब टोन कौन कौन से तरह के होते हैं? तो जैसे एक होता है हैप्पी या फिर जॉयफुल टोन, तो अगर उस पैसेज में कुछ वर्ड्स यूज हुए हैं, लाफ्ड, सेलिब्रेटेड, डिलाइटेड, वार्म, ब्राइट, जॉयस, बीम्ड, तो इसका मतलब कि हैप्पी या फिर जॉयफुल टोन है। अगर उस पैसेज में यूज हुए हैं जो वर्ड्स, वो है मॉन्ड, ग्रीव्ड, हैवी, फेडेड, हॉलो, नेवर अगेन या फिर एक, तो इसका मतलब सैड या फिर मेलैंकोलिक है। ऐसे ही तुम्हारा सीरियस का है कि मस्ट, डिमांड्स, कैन नॉट बी इग्नोर्ड, क्रिटिकल, इसेंशियल, तो ये सब सीरियसनेस दिखाते हैं। फिर अगर ह्यूमरस है, आयरोनिक है, तो क्या बोलेगा? ऑफ कोर्स, नेचुरली, वी हैव प्रोग्रेस्ड, श्योरली, तो ये सब चीजें आयरोनिक या फिर सटायरिकल दिखाती हैं। जैसे एक आयरनी वाला है कि आयरनी का मतलब सिंपल है कि आयरनी का मतलब कि जो बोल रहा है उसके उल्टा उसका कहने का मतलब है, ठीक है। जैसे मान लो कि तुम क्लास में बहुत लेट आए और मैंने देख के बोला आज तो बड़ी जल्दी आ गए, तो ये क्या है? आयरनी है, ठीक है, बोलना कुछ और चाहता हूँ, उसके अपोजिट बोल रहा हूँ। तो वही चीज है कि वी हैव इन्वेंटेड 17 एप्स टू हेल्प अस स्लीप, कि हमने सोने के लिए 17 ऐप बना रखे हैं कि हमें नींद आ जाए, ठीक है, कोई गाना सुनाने वाला, कोई कुछ करने वाला। एंड 12 टू मैनेज आवर एंग्जाइटी, कि जब एंग्जाइटी हो हमें तो उसके लिए 12 ऐप हमने बना रखे हैं कि ऐप पे जाओ और एंग्जाइटी खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रोग्रेस अपेरेंटली रिक्वायर्स फर्स्ट क्रिएटिंग द प्रॉब्लम, कि प्रोग्रेस की, ये कहना चाह रहा है कि इनसे ये पता लग रहा है कि प्रोग्रेस का मतलब है कि पहले प्रॉब्लम्स खुद ही क्रिएट करो। कि ये कहना क्या चाह रहा है कि ये जो हमने सोने के लिए 17 ऐप बनाए हैं ना, यही ऐप हमें एक्चुअली में सोने नहीं दे रहे हैं, ठीक है, ये हम नहीं बनाते तो शायद हम अच्छे से सो जाते, ठीक है। या फिर हमने जो ये 12 ऐप बना रखे हैं एंग्जाइटी को मैनेज करने के लिए, इन्हीं की वजह से हमें एंग्जाइटी हो रही है, अगर ये नहीं होते तो हमें एंग्जाइटी ही नहीं होती, ठीक है। तो वही यहाँ पे क्रिटिकल टोन कहना चाह रहा है, आयरोनिक, कि हम बेसिकली जो चीज बना रहे हैं जिस चीज के लिए, उल्टा वो नहीं करने दे रहा है, ठीक है, तो ये आयरोनिक कहलाएंगे। फिर ऐसे ही होपफुल का होता है कि अगर बोले यट स्टिल इवन सो डिस्पाइट अ बिगनिंग नॉट द एंड, तो ये सब होपफुल दिखाता है। फिर अगर दिखाए कि फेल्स, नेग्लेक्ट्स, इग्नोर, ब्लाइंड या फिर हैज फॉरगॉटन, बिट्रेड, तो इसका मतलब क्रिटिकल है। ऐसे इंस्पिरेशनल है कि कैन, विल, राइज, ओवरकम, पॉसिबल, विद इन योर पावर। ऐसे ही रिफ्लेक्टिव है कि आई रिमेम्बर्ड, आई हैव ऑफन वंडर्ड, लुकिंग बैड, इट अकर्स टू मी, तो ये सब रिफ्लेक्टिव दिखाता है। ऐसे ही अप्रिसिएटिव हो सकता है, ठीक है, टोन, कि अगर किसी चीज में बता रहा है कि रिमार्केबल, एक्स्ट्रॉर्डनरी, विथ क्वाइट ग्रेस या फिर विदाउट सीकिंग प्रेज, तो ये सब अप्रिसिएटिव दिखाता है। ऐसे ही कंसर्न्ड है या फिर कॉशन है कि रिस्क की बात कर रहा है कि हमें ये नहीं करना चाहिए, इफ वी कंटिन्यू बिफोर इट इज टू लेट, तो ये सब चीजें इसका कंसर्न दिखाता है। जैसे द सिस्टम हैज फॉरगॉटन द वेरी चिल्ड्रन इट वॉज बिल्ट टू सर्व, कि ये जो सिस्टम है, जिन बच्चों को बचाने के लिए, जिन बच्चों को अच्छी भविष्य देने के लिए इसको बनाया गया था, ये उन्हीं बच्चों को भूल गया है। जिन बच्चों की सेवा करने के लिए ये सिस्टम बना था, आज ये सिस्टम उन्हीं बच्चों को भूल गया है। तो ये 10 में से कौन सा टोन है ये? नहीं नहीं, ये क्रिटिकल है, ठीक है, क्रिटिसाइज कर रहा है कि तुमको जिस चीज के लिए बनाया गया था तुम वही नहीं कर रहे हो, ठीक है, तुम उसके अलावा सब कुछ कर रहे हो, तो ये क्रिटिकल हो जाएगा। तो ऐसे ही टोन्स आएंगे। तो टोन सिंपली हमें कैसे पता करना है कि आस्क इफ आई हैड टू राइट वन वर्ड डिस्क्राइबिंग हाउ द ऑथर फील्स अबाउट देयर सब्जेक्ट, वही हमारा टोन है, कि ऑथर अपने सब्जेक्ट के बारे में क्या फील कर रहा है, वही हमेशा उसका टोन होगा। तो फिर आता है ऑथर्स पर्पज,
ठीक है कि ऑथर ने ये पैसेज क्यों लिखा, ये लिखने के पीछे का रीजन क्या है। तो रीजन क्या क्या हो सकता है, एक हो सकता है टू इन्फॉर्म, लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे जैसे सिग्नल वर्ड में अगर आई स्टडी सो, रिसर्च इंडिकेट्स, जैसे एक्सप्लेनिंग द साइंस ऑफ मेमोरी, ठीक है, अगर ऐसा कुछ कर रहा है तो इसका मतलब इन्फॉर्म कर रहा है। ऐसे ही अगर बोले कि एक मार्केट प्लेस शाम के टाइम में कैसा होता है उसको समझा रहा है, तो इसका मतलब डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही अगर पैसेज हो कि ट्रेडिशंस मैटर क्यों करते हैं, ठीक है, इसके बारे में बोल रहा है तो इसका मतलब एक्सप्लेन कर रहा है। ऐसे ही अगर बोले कि साइलेंस का वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसके लिए आर्ग्यू कर रहा है कि चुप रहना सीखो, चुप रहने का बहुत ज्यादा वैल्यू है, तो इसका मतलब परसुएड कर रहा है हमें कोई चीज करने के लिए, ठीक है। ऐसे ही अगर रिफ्लेक्ट करना हो तो क्या करेगा कि जैसे मान लो रिफ्लेक्टिंग ऑन द मीनिंग ऑफ होम, ठीक है, तो रिफ्लेक्ट कर रहा है। ऐसे ही राइटिंग अबाउट ह्यूमन डिटर्मिनेशन, तो इसका मतलब इंस्पायर कर रहा है हमें। और ऐसे ही अगर लिखे कि क्रिटिसाइजिंग हाउ वी ट्रीट द एल्डरली, कि हम बूढ़े लोगों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, इसको क्रिटिसाइज करें, तो इसका मतलब क्रिटिसाइज कर रहा है। तो ऐसे अलग अलग ऑथर का पर्पज हो सकता है कि वो क्यों ये पैसेज लिख रहा है। हाँ, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, बट अगर हाँ बताना होगा कि जैसे अगर मान लो बोले कि डिस्क्राइब करो और एक्सप्लेन करो, तो डिस्क्राइब का मतलब हो गया कि जो तुम्हें वहां पे दिख रहा है उसको तुम बताओ विविडली, ठीक है, कि जैसे डिस्क्राइब करो कि मैं जा रहा था, ठीक है, नदी बह रही थी, वहां से पंछी जा रहे थे, ये डिस्क्राइब करना हुआ कि जो भी हुआ उसको अच्छे से बताना। एक्सप्लेन करने का मतलब तब आता है जब कोई चीज हुआ, अब उसको एक्सप्लेन करो कैसे हुआ, क्यों हुआ, ठीक है। हाँ, तो वो क्यों हुआ वो हो गया एक्सप्लेन करना। फिर आता है जैसे अगर मान लो कि किसी भी ऑप्शन में, किसी भी क्वेश्चन में अगर तुम्हें ऑप्शन दिया हो ना टू इंटरटेन द रीडर, तो सबसे पहले इसे गलत करना, ठीक है, सबसे पहले ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि लिटरेरी पैसेज का कभी भी मकसद रीडर को इंटरटेन करना नहीं होता। इंटरटेन करना होता तो एक नरेशन लिख देता, ठीक है, वो तुमको इंटरटेन करने के लिए, तुम्हारा मन बहलाने के लिए लिटरेरी पैसेज नहीं लिखा जाता है। लिटरेरी पैसेज हमेशा इन्फॉर्म करने के लिए, क्रिटिसाइज करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए, ये सब चीजों के लिए लिखा जाता है। तो अगर ऑप्शन में है टू एंटरटेन द रीडर तो वो पहले कटेगा। 99.99% चांस है कि वो गलत है, 0.1% कहीं तुक्के से ऐसा हो जाए कि वो सही हो, अदरवाइज लिटरेरी पैसेज कभी भी एंटरटेन करने के लिए नहीं लिखते हैं। फिर इसमें अलग 9 अलग अलग तरीकों से क्वेश्चन टाइप से पूछता है, कौन कौन से, तो एक पूछेगा मेन आइडिया क्वेश्चन कि द पैसेज इज प्राइमरली अबाउट, कि मेन आइडिया क्या है इस पैसेज का, ठीक है। जैसे अ पैसेज एक्सप्लोर्स हाउ मॉडर्न लाइफ हैज मेड पीपल अफ्रेड ऑफ साइलेंस, कि जो मॉडर्न लाइफ है लोगों को उसने कैसे, लोगों को शांति नहीं रहने देता है, कि लोग शांति से घबराते हैं, कि साइलेंस है मतलब कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो इसका मेन आइडिया क्या है कि साइलेंस हैज लॉस्ट लॉस्ट इट्स वैल्यू इन एज ऑफ कांस्टेंट नॉइज, ठीक है, कि ये जो कांस्टेंट नॉइज चल रहा है इसमें साइलेंस जो है वो अपना वैल्यू खो चुका है, ठीक है। फिर ऐसे ही दूसरा थीम पूछ सकता है कि द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज इज, कि इसका सेंट्रल थीम क्या है, ठीक। फिर टोन पूछ सकता है कि पैसेज का टोन बताओ। इसके बाद मूड पूछ सकता है कि एटमॉस्फेयर जो पैसेज में क्रिएट किया गया है वो क्या है, ठीक है, कि टोन और मूड में सिंपल कि तुम कैसा फील कर रहे हो, ये मूड है, मूड ऑफ द पैसेज है। और टोन क्या है कि रीडर जो ऑथर है वो कैसे लिख रहा है, वो उसका टोन है। फिर ऑथर पर्पस पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पैसेज जो है क्यों लिखा गया है। वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, सबसे ज्यादा यही गलत होते हैं लोगों के, ठीक है, कि कोई पूरे पैसेज में ये जो वोकैब यूज हुआ है इसका मतलब बताओ, ठीक है। तो ऐसे वाले बहुत गलत होते हैं, ये पूछ सकता है। जैसे द सिटी मूव्ड विद अ काइंड ऑफ फिवरिश इंडिफरेंस, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फिवरिश का मतलब क्या है यहाँ पे। तो देखो फिवरिश का मतलब होता है, बोलता है ना मुझे बुखार है तो फीवर है, या फिर मुझे बुखार जैसा फील हो रहा है, आई एम फीलिंग फिवरिश। तो यहाँ पे फिवरिश का मतलब एक जगह दिया होगा इल, बुखार, बीमार होना, जबकि यहाँ पे वो मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कह रहा है द सिटी मूव विद अ काइंड ऑफ फिवरिश इंडिफरेंस, ठीक है। यहाँ पे फिवरिश का मतलब क्या है, इल नहीं है, यहाँ पे सिटी जो है बहुत तेजी से मूव कर रही है, ठीक। तो यहाँ पे मेडिकल मीनिंग जो होता है इसका वो नहीं लगाना है, वो हटा देना है, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट मीनिंग ऐसी जगहों पे नहीं निकालते हैं। फिर इन्फरेंस क्वेश्चन पूछ सकता है कि अब ये इसका तुम्हें पैसेज में कुछ नहीं मिला होगा,
इसमें तुम्हें खुद ही पता करना होगा कि ये पैसेज से हम क्या समझ रहे हैं, क्या इन्फर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब पूछ सकता है। फिर टाइटल पूछ सकता है कि पैसेज का मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल क्या होगा, ये बताओ। जैसे द ऑथर व्यू पॉइंट पे क्वेश्चन है, द एग्जामिनेशन सिस्टम विद इट्स कल्ट ऑफ मेमोराइजेशन हैज कन्विंस्ड जनरेशंस ऑफ स्टूडेंट्स दैट देयर ओन क्यूरियोसिटी इज अ लायबिलिटी। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि जो हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम है उसने अपने मेमोराइजेशन के थ्रू एक हमारे जनरेशन को ऐसे कन्विंस कर दिया है ना स्टूडेंट्स को, कि अब उन्हें ये लगता है स्टूडेंट्स को कि अगर वो अपने मन से कुछ सोचते हैं और कुछ करते हैं सोच करके, तो फिर वो एक तरीके से उनके लिए बुरा है, बहुत लाइबिलिटी है। कि जैसे मान लो कि हमारा सिस्टम किसी को फिजिक्स पढ़ा रहा है, तो फिजिक्स में या फिर किसी भी सब्जेक्ट में वो एक पर्टिकुलर 3-4 चीजें पढ़ाते जा रहा है। अब किसी बच्चे ने अगर इस पॉइंट को पकड़ के सीधा ना जाते जाते उसने इधर की तरफ सोचना शुरू कर दिया कि नहीं ये तो पढ़ाया ही जा रहा है, सीधा सीधा ऐसे ऐसे होता है, मैं एक बार ऐसे भी ट्राई करके देखूं क्या, तो ये उसकी अपनी क्यूरियोसिटी है। तो एग्जामिनेशन सिस्टम ने ऐसा उसको वो बना दिया है कि अगर वो इधर जाएगा तो उसे पनिशमेंट मिलेगी, कि अब तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे, तुम उसी क्लास में वापस से रह जाओगे। तो वो बच्चा डर के सबके पीछे पीछे चलता जाएगा, ठीक है, वो यहाँ से आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो क्यूरियोसिटी वहीं पे उसकी डेड हो जाती है। ये हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम ने किया हुआ है। तो ऑथर का व्यू पॉइंट क्या है कि यहाँ पे वो स्ट्रांगली क्रिटिकल है ऑफ द एग्जामिनेशन सिस्टम, कि वो क्रिटिसाइज कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वहां पे और कुछ वर्ड्स यूज किया है जैसे कल्ट है, लाइबिलिटी है, तो ये ऐसे हैवी वर्ड्स यूज किए हैं इसके लिए। फिर सेंट्रल आइडिया और थीम और टोन और मूड, यही वाले हैं जहां पे सबसे ज्यादा तुम्हें कंफ्यूजन होगा, ठीक है, कि सेंट्रल आइडिया और थीम, मेन आइडिया और थीम कैसे डिस्क्राइब करें और टोन और मूड कैसे निकालें, यहीं पे सबसे ज्यादा डाउट होने वाला है। तो कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं, एक है टोन में कि ऑथर का एटीट्यूड क्या है वो निकालना है। मूड में क्या होता है कि रीडर का एक्सपीरियंस क्या है, तुम एज अ रीडर क्या एक्सपीरियंस कर रहे हो। फिर जैसे एक ऑथर है वो लिखता है सार्कास्टिकली अबाउट पीपल हु नेवर लुक अप फ्रॉम देयर फोन्स, कि वो फोन से बाहर देखते ही नहीं है, तो सार्कास्टिकली वो लिख रहा है, तो उसका टोन क्या है, सार्कास्टिक, ठीक है, सार्कास्टिक। बट एज अ रीडर तुम क्या फील करते हो, अम्यूजिंग एंड गिल्टी, कि तुमको थोड़ा सा अम्यूजिंग लगता है और गिल्टी फील होता है, अरे यार मैं भी तो यही करता हूँ, ठीक है। तो ये मूड है तुम्हारा। फिर द पैसेज अबाउट स्लो रीडिंग, ठीक है, तो वो नहीं है, ठीक है। जैसे पहला वाला पैसेज था ना कि स्लो रीडिंग इनहेंसेस द डीपर मीनिंग, डीपर थॉट्स, ठीक है, तो पैसेज स्लो रीडिंग के बारे में नहीं है, पैसेज है कि स्लो रीडिंग के फायदे क्या है, उससे होता क्या है, ठीक। फिर पैसेज आर्ग्यूज एग्जाम शुड बी अबॉलिश्ड, एक पैसेज कहता है कि एग्जाम्स को खत्म किया जाना चाहिए, और तुमको पर्सनली लगता है कि एग्जाम जो है नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तुमको लगता है कि नहीं एग्जाम्स नहीं खत्म होने चाहिए, लेकिन तुम्हारा आंसर तुम्हारे पर्सनल बेसिस पे नहीं होना चाहिए। पैसेज में लिखा है अबोलिश्ड, तो तुम अबोलिश्ड के हिसाब से अपने सारे आंसर्स दोगे, ठीक है। फिर जो आइडिया है, जैसे द आइडिया अराइव लाइक अ थीफ, ठीक है, अनइनवाइटेड एंड इम्पॉसिबल टू इग्नोर। जैसे अब यहाँ पे लाइक अ थीफ का मतलब क्या है, यहाँ पे मतलब ये नहीं है कि कुछ बुरा या फिर क्रिमिनल आया, इसका मतलब है कि जो आइडिया है वो बहुत अचानक से आया और बिना वार्निंग दिए आया, कि चोर भी यही चीज करता है, कि ऐसा नहीं कि चोरों की तरह आया, अचानक से आया और बिना वार्निंग दिया आया। तो पूरा सेंटेंस पढ़ोगे तो तुम्हें उसका कंटेक्स्ट भी पता चलेगा। फिर कुछ एक्सट्रीम ऑप्शंस होते हैं, जैसे द ऑथर बिलीव्स एग्जामिनेशंस आर कंप्लीटली यूजलेस एंड शुड बी अबॉलिश्ड इन ऑल स्कूल्स। तो अगर जैसे कुछ वर्ड्स यहाँ पे जैसे दे, जैसे ऑलवेज, नेवर, कंप्लीटली, ऑल, तो ये सब हमेशा गलत होते हैं अगर ऑप्शन में ये आ रहे हैं तो। फिर अगर कोई पैसेज वार्म और जॉयफुल है तो उसका जॉयफुल टोन होगा, ठीक है, वहां पे कोई भी हिडन क्रिटिकल तुम्हें लेयर ढूंढने की जरूरत नहीं। जैसे कुछ क्वेश्चन में बताया था ना, एकदम सिंपल होते हैं, तुम्हारे सामने आंसर होता है, तो फिर तुम्हें लगने लगता है कि नहीं इतना आसान तो नहीं हो सकता, कुछ और ढूंढते हैं, तो नहीं ढूंढना होता। कुछ क्वेश्चन के आंसर्स एकदम सामने लिखे होते हैं, उनका आंसर एज इट इज देना है। फिर सेंट्रल आइडिया कैसे क्विकली पढ़ते हैं, तो पहला पैसेज पढ़ो, उसमें इंट्रोडक्शन होता है मेन सब्जेक्ट का, लास्ट पैसेज पढ़ो, उसमें कंक्लूजन होता है, ठीक है। कोई भी वर्ड अगर रिपीट या हुआ है किसी भी फ्रेज में, तो वही हमारा सेंट्रल आइडिया है, ठीक है, ठीक। टोन कैसे समझते हैं, तो एडजेक्टिव और एडवर्ब देखो उसी में टोन होते हैं। जैसे जहां पे भी इमोशनली लोडेड वर्ड्स होंगे, जैसे ट्रेजेडी, रिमार्केबल, ठीक है, शेमफुल, तो यही सब हमारे टोन होते हैं, ठीक है। फिर अब क्वेश्चंस कैसे करने हैं, तो 5 से 6 मिनट हमें एक पैसेज पे देना है।
फर्स्ट पास में 90 सेकंड में एक बार पहले हम पूरा पैसेज पढ़ जाएंगे, फिर पहली बार पढ़ने के बाद अब मेंटली हम टॉपिक, टोन, मेन आइडिया को दिमाग में बिठा लेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड पास में हम क्या करेंगे, सिंपल क्वेश्चंस पढ़ो और स्कैन करो पैसेज को, वहां से आंसर लेकर के आओ, ठीक है। तो बस यही चीज करना है, और एलिमिनेट कर सकते हो तो पहले कर दो, ठीक। तो अब देखते हैं, ये हमारा एक पैसेज है, पहले इसको पढ़ो। जैसे क्या कह रहा है कि वी हैव बिल्ट अ सिविलाइजेशन इन विच वर्स्ट इंसल्ट इज टू बी कॉल्ड अनप्रोडक्टिव, ठीक है। फ्रॉम चाइल्डहुड वी आर टॉट टू फिल एवरी आवर विथ पर्पज, होमवर्क, एक्टिविटी, अचीवमेंट, एम्बिशन, बाकी का रेस्ट इज परमिटेड ओनली एज रिवॉर्ड फॉर एग्जॉशन एंड साइलेंस इज ट्रीटेड एज समथिंग टू बी एस्केप्ड रेदर देन एंटर्ड। पहले पैसेज में क्या कह रहे हैं कि हमने एक ऐसी सभ्यता बना ली है जिसमें वर्स्ट इंसल्ट जो है, सबसे बुरा इंसल्ट हमें क्या दिया जा सकता है, सबसे खराब इंसल्ट हमारा क्या किया जा सकता है कि हम अनप्रोडक्टिव हैं, हम कुछ काम नहीं कर रहे हैं। कि घर पे सबसे हमारी बुरी इंसल्ट करनी होती है मम्मी को या पापा को, तो हम हमें क्या बोलते हैं कि नल्ला पड़ा रहता है दिन भर घर में, ठीक है, कोई काम नहीं करता, ठीक है, बेरोजगार घर में बैठा हुआ है। तो ये आज के टाइम का हमने एक ऐसी सभ्यता बना ली है कि आज के टाइम में ये सबसे बुरा इंसल्ट है, जबकि एक टाइम था जब ये सबसे बड़ा लेजर माना जाता था, कि ये अमीर और रईस लोगों का काम होता था कि अनप्रोडक्टिव होना, कि वो चुपचाप बैठ करके आराम कर रहे हैं, ठीक है। और मजदूरों का काम होता था हमेशा प्रोडक्टिव, कुछ ना कुछ करते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो। तो आज के टाइम में हमने एक ऐसी सभ्यता बना ली है जहां पे सब मजदूर हैं, ठीक। तो फ्रॉम चाइल्डहुड हमें यही सिखाया जाता है कि हर एक घंटे को एक पर्पज से भरो, कोई भी घंटा खाली नहीं जाने दो, ठीक है। इवन छोटे बच्चों को भी होमवर्क करो, एक्टिविटी करो, अचीवमेंट्स लाओ, एम्बिशंस बनाओ, उस पर काम करते रहो। छोटे छोटे बच्चे, 4th क्लास के 5th क्लास के बच्चे क्या करते हैं, सुबह से दोपहर तक स्कूल गए, आए, खाना खाए, फिर गेम वाले क्लास चले गए, गिटार क्लास चले गए, फिर आए, फिर ट्यूशन चले गए, फिर ट्यूशन से आए, फिर बैठ के होमवर्क किया, फिर रात हो गया, फिर खाना खाया, फिर सो गए। ये लाइफ है उनकी। तो बाकी का अगर इसके अलावा हमें 1 घंटे 2 घंटे खेलने या टीवी देखने दिया जाता है, तो वो इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि चलो ये भी जरूरी है, वो इसलिए दिया जाता है क्योंकि हम एग्जॉस्ट हो गए हैं, तो उसके लिए रिवॉर्ड मिल रहा है। तुम थक जाओ तो ही तुम्हें कुछ रिवॉर्ड मिलेगा, तो ही तुम टीवी देख सकते हो, पढ़ पढ़ के थक जाओ तो ही मिलेगा। तो एग्जॉशन का रिवॉर्ड देने लगे हैं, और साइलेंस को ऐसे ट्रीट किया जाने लगा है कि साइलेंस से बाहर निकलो, चुपचाप तो बैठ ही नहीं सकते, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहो। खाली ऐसे बैठ के चुपचाप 1 घंटे बैठ जाओ और सोचने लगो, शांत रहो, तो घर वालों को लगेगा भूत आ गया या इसको कुछ हो गया, ठीक है, डॉक्टर के पास ले चलो। तो ये सब चीजें हो गई हैं। यट जो सबसे मोस्ट जनरेटिव माइंड्स हैं हिस्ट्री में, जैसे पोएट्स, साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स, ये सारे के सारे इन सब ने सेम थिंग डिस्क्राइब किया है। द आइडिया डज नॉट अराइव व्हेन यू चेस इट, आइडिया कभी भी उसके पीछे भागने से नहीं आता, इट अराइव्स व्हेन यू स्टॉप, जब तुम रुकते हो। हमारे हिस्ट्री में हमारे साइंस में फिलोसफी हुआ, पोएट्स हुए, तो हमारे साइंस में जितने भी इन्वेंशंस हुए हैं, ठीक है, उसमें से मोस्ट ऑफ द इन्वेंशंस एक्सीडेंटल हैं, ठीक है, गलती से आ गए। गलती से भी ऐसे नहीं कि गलती से आ गए, कुछ और कर रहे थे बीच में, वो भी मिल गए, ठीक है। कोई बल्ब बनाने नहीं बैठा था, वो कुछ कर रहे थे, बीच में बल्ब बन गया, तो वो बना कुछ रहे थे, उससे उन्हें कुछ मिला, फिर उस कुछ से उन्होंने कुछ बनाया। तो वो हमेशा एक रास्ता पकड़ के सीधा नहीं गए, उन्होंने एक आइडिया लिया, उस पर कुछ कुछ काम किया, उनको यहीं पे कुछ और मिल गया, तो फिर वो इस पे काम करने लगे, फिर उसको पकड़ के किसी ने उसको और आगे काम किया, फिर यहाँ से आगे कोई और लेके गया, फिर इस पे किसी ने काम किया, तो ऐसे चलता रहा है। तो जब तुम रुकोगे, जब तुम उसके पीछे भागोगे तो वो नहीं मिलेगा, तुम रुकोगे तो वो तुम्हें मिलेगा। जैसे न्यूटन का जो एप्पल था, वो ऐसे नहीं गिरा कि एक आदमी भाग रहा है और तभी मीटिंग के बीच में गिर गया, नहीं, वो चुपचाप जाके पेड़ के नीचे बैठे तब न गिरा, ठीक है। तो अगर तुम भागते रहते मीटिंग में, न्यूटन जो है दिन भर मीटिंग मीटिंग करते रहते सेल्स की, तो फिर उनको ये न्यूटन के लॉज नहीं बनाए होते और सेव नहीं गिरा होता। तो इट फेल टू अ मैन हु हैड इनफ टाइम टू सिट अंडर अ ट्री एंड सिंपली बी, कि ये उस आदमी के नीचे गिरा, उस आदमी के पास गिरा जो कि चुपचाप पेड़ के नीचे बैठा था और शांति से, उसके पास कोई काम नहीं था, तो वो चुपचाप बैठा था। तो जब सेव गिरा तो सोचो वो कितने बेकार रहे होंगे, कितने आराम से बैठे होंगे कि सेव गिरा तो उस पर बैठ के उन्होंने 5 घंटे सोच लिया, ये सेव गिरा तो क्यों गिरा, तुम्हारे पास टाइम है
कि जा रहे हो रास्ते में एक इधर से कुछ गिरा तो तुम आराम से 1 घंटे वहां बैठ के सोच पाओ कि ये गिरा तो क्यों गिरा, ये गया तो क्यों गया। तुम्हारे पास सिर्फ ये है कि गिरा, अब जल्दी से चलो घर चलो, होमवर्क करना है। ठीक है, तो ये चीजें हम कर रहे हैं। फिर क्या कह रहे हैं कि वी हैव कंफ्यूज्ड मोशन विथ प्रोग्रेस, कि हमने मोशन को प्रोग्रेस से कंफ्यूज कर लिया है, कि जल्दी चलना इज कॉल्ड प्रोग्रेस। ठीक है, हमने ये मान लिया है। जबकि अ स्पिनिंग व्हील मेक्स नॉइज, प्रोड्यूसेस हीट एंड गोज नोवेयर। तो अगर मोशन प्रोग्रेस है तो एक स्पिनिंग व्हील जो है वो सबसे ज्यादा चलती है, घूमती ही रहती है, नॉइज भी करती है, हीट भी प्रोड्यूस करती है, लेकिन कहीं जाती है नहीं, वहीं के वहीं बस चलती ही रहती है। ठीक है, तो हम जिसको प्रोडक्टिविटी बोलते हैं ना, वो भी वैसा ही है कि एनर्जी बहुत ज्यादा यूज हो रही है, एग्जॉस्ट हो रहे हैं, थक जा रहे हैं, और अल्टीमेटली हम वहीं के वहीं रुके हुए हैं। ठीक है, सब भाग रहे हैं बट कोई पहुंच नहीं रहा। ठीक है, तो ये चीज हो रही है कि आज के टाइम में अगर हम देखेंगे, हमारे माँ बाप अपने टाइम में 10,000 20,000 रुपए कमाते थे। ठीक है, और 10,000 20,000 से उन्होंने घर गाड़ी सब कुछ कर लिया, बच्चे पाल लिए, 2 3 4 सबको पढ़ा दिया, सब कुछ कर लिया। हम आज के टाइम में 1 लाख से 2 लाख रुपए कमाते हैं, और फिर भी हम अपने बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं कर पाते, फिर भी हमारे ऊपर हमेशा उधार चढ़ा रहता है। ठीक है, तो ये हमारी लाइफस्टाइल है कि हम बहुत तेज हो गए हैं बट हम कहीं नहीं पहुंच रहे हैं। ठीक है, हम अभी भी वही हैं, जबकि जो पहले स्लो थे वो कहीं ना कहीं पहुंच गए अपनी लाइफ में। तो ये चीजें हो रही हैं कि जो और स्पेंड करते हैं हम एक सीलिंग की तरफ देखते हुए, या फिर एक डेडलाइन की तरफ, बिना किसी डेडलाइन के हम चुपचाप बस कोई काम करते रहते हैं, तो वहीं पे एक्चुअली में रियल काम होता है। ठीक है, कि जहां पे भी डेडलाइन होता है वहां पे काम नहीं होती है, चुपचाप बैठ करके काम करते रहोगे तो काम होगा। तो बिजीनेस जो है, इट हैज बिकम आर्मर, एक तरीके से आर्मर बन गया है, कि बिजीनेस दिखा करके, अपने आप को बिजी दिखा करके तुम बचा लो दुनिया से अपने आप को। ठीक है, एक तरीके से ये अवॉइड करना हो, एक तरीका है टू अवॉइड डीपर क्वेश्चंस दैट ओनली स्टिलनेस कैन रेज, कि अगर तुम शांति से बैठे रहोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे कि मैं जीवन में क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों आया हूँ, क्या मैं यही 9 से 12 9 से 5 भाग दौड़ करना, फिर आना खाना सोना, क्या मैं सिर्फ इसी के लिए पैदा हुआ हूँ, या मैं मुझे कुछ और भी करना चाहिए। तो ये सब क्वेश्चंस तब आएंगे जब तुम खड़े रहोगे, जब तुम शांति से बैठोगे, जब तुम्हारे पास टाइम रहेगा, जब तुम्हारा दिमाग शांत रहेगा, तो ये सब चीजें आएंगी। एंड सो वी रन, वी स्क्रोल, वी स्केड्यूल एंड वी मिस परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट ऑफ ऑल, द वन विद आवरसेल्व्स। कि हम क्या करते हैं, हम भागते हैं, हम स्क्रोल करते हैं, हम स्केड्यूल करते हैं, फिर हम मिस कर देते हैं, और हम दुनिया का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट मिस कर देते हैं। कौन सा अपॉइंटमेंट? जो हमारा खुद से होता है, खुद से मिलना, खुद से बात करना, ये हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये एक लिटरेरी पैसेज है कि यहाँ पे क्या है, ना तो कोई कहानी था, ना तो कोई फैक्ट था, सिंपल एक लाइफ के ऊपर फिलॉसफी बताई गई। ठीक है, क्रिटिसाइज किया गया। अब इससे रिलेटेड अगर तुमसे क्वेश्चन पूछे कि सेंट्रल आइडिया इस पैसेज का क्या है, कि पीपल आर टू एडिक्टेड टू टेक्नोलॉजी, या फिर साइंटिस्ट एंड फिलोसोफर्स आर मोस्ट प्रोडक्टिव पीपल, या फिर रेस्ट शुड बी गिवन एज अ रिवॉर्ड ऑफ हार्ड वर्क, या फिर बिजनेस हैज रिप्लेस्ड जेन्युइन प्रोडक्टिविटी एंड प्रिवेंट्स मीनिंगफुल रिफ्लेक्शंस। तो ये है कि बिजनेस ने जेन्युइन प्रोडक्टिविटी, एक अच्छी प्रोडक्टिविटी को हटा दिया है, खत्म कर दिया है। ठीक है, और एक मीनिंगफुल रिफ्लेक्शन जो है कि हम बैठ के अपने आप को जांचे, परखे, पता करें कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसको खत्म कर दिया है। तो ये हमारा इसका मेन आइडिया है। ठीक है, तो बिजनेस हैज रिप्लेस्ड, ये हमारा मेन आइडिया है। फिर ऐसे ही द टोन ऑफ द पैसेज क्या है, कि सेलिब्रेट कर रहा है, या फिर रिफ्लेक्ट करके थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी कर रहा है जेंटली, या फिर इंफॉर्मेटिव है और न्यूट्रल है, कि किसी भी एक साइड नहीं है, बस इंफॉर्म कर रहा है, या फिर एंग्री एंड अग्रेसिव है। तो इसमें से हमें सिंपल दिख रहा है, सेलिब्रेट तो कर नहीं रहा है, और इन्फॉर्म एक तरीके से बोल सकते हैं कर रहा है, बट न्यूट्रल नहीं है, ये एक चीज को लेकर के अपना पक्ष रख रहा है। ठीक है, बैलेंस व्यू पॉइंट लेके नहीं चल रहा है कि बीच की बात करो, कि नहीं नहीं बिजनेस भी ठीक है, आराम करना भी ठीक है, नहीं, उसने बोला है कि बिजनेस खराब है, तो एक पक्ष लिया हुआ है। और एंग्री और अग्रेसिव भी नहीं है, वो सिंपली क्या है कि रिफ्लेक्ट कर रहा है समाज को, कि समाज को आईना दिखा रहा है कि देखो तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, रिफ्लेक्टिव का मतलब आईना दिखाना, और जेंटली क्रिटिसाइज भी कर रहा है कि तुम जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। तो ये हमारा आंसर होगा कि ये क्या है, रिफ्लेक्टिव एंड जेंटली क्रिटिकल। फिर ऐसे ही है, द एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन इज यूज टू, न्यूटन का एग्जाम्पल क्यों यूज किया गया, कि ये प्रूफ करने के लिए दैट साइंटिस्ट प्रेफर ट्रीज टू ऑफिसेज, कि साइंटिस्ट ऑफिस नहीं ट्रीज प्रेफर करते हैं। या फिर ये इलुस्ट्रेट करता है कि जो ब्रेक थ्रू आइडियाज हैं
वो स्टिलनेस से आते हैं, एक्टिविटी से नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये हो सकता है। या फिर ये शो करते हैं कि सिटिंग स्टिल इज मोर साइंटिफिकली एफिशिएंट देन रनिंग, कि बैठना ज्यादा एफिशिएंट है देन रनिंग। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं की गई है कि दौड़ना आसान, दौड़ना खराब है और साइंटिफिकली और बैठना ज्यादा अच्छा है। या फिर आर्ग्यू दैट मॉडर्न साइंटिस्ट आर लेस इंटेलिजेंट एंड हिस्टोरिकल वन, ऐसा भी नहीं बोला गया है। यहाँ पे सिंपल ये बोला गया है कि आइडियाज, अच्छे आइडियाज तब आएंगे जब तुम शांति से बैठे रहोगे। ठीक है, तो ऐसी चीजें आती हैं। फिर जैसे वो पढ़े हो ना, कार्टेशियन प्लेन पढ़े हो, कार्टेशियन प्लेन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये पूरा का पूरा प्लेन पता है कैसे आया था? जिस मैथमेटिशियन ने ये पूरा का पूरा चीज सिस्टम बनाया, वो चुपचाप बेड पे लेट के छत देख रहा था अपनी। ठीक है, और वहीं देखते देखते इसको आइडिया आया और इन्होंने बना दिया। मतलब ऐसा नहीं कि आउट ऑफ नथिंग बना दिया, मैथमेटिक्स आती थी। ठीक है, बस मैथमेटिक्स आना और उससे बिल्कुल ही कुछ नया निकाल देना, ये शांति से बैठ के बेड पे लेट के छत देख रहे थे, तब उनके दिमाग में ये आया था। तो जो लोग आज के टाइम में सबसे ज्यादा वेल्ले बोले जाते हैं कि बिल्कुल खाली बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे, वो एक्चुअल में ज्यादा अपने आप से बात करके ज्यादा प्रोडक्टिव बन सकते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब ये भी नहीं कि सब कुछ छोड़ के बस लेटे ही रहो। ठीक है, ये भी नहीं होता, कि प्रोडक्टिविटी भी करनी होती है। कैसी प्रोडक्टिविटी? सोचो, बात करो, समझो, चीजों को करो, किसी ना किसी चीज पे काम करो, तो वो चीज होती है प्रोडक्टिविटी। ऐसे ही बिजनेस हैज बिकम आवर आर्मर, ये जो लाइन लिखा गया है पैसेज में, इसका मतलब क्या है? कि बिजी पीपल आर फिजिकली स्ट्रॉन्गर? नहीं। आर्मर का मतलब क्या है? जो आर्मी वाले अपने ऊपर कवच पहन लेते थे पहले, राजा के सैनिक, वो आर्मर उसको बोलते थे। ठीक है, तो क्या इससे बिजी पीपल आर फिजिकली स्ट्रॉन्गर, या फिर हार्ड वर्क प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम क्रिटिसिज्म, या फिर पीपल आर टू बिजी टू बी हर्ट बाय अदर्स, या फिर वी यूज बिजनेस टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम हैविंग टू फेस डीपर क्वेश्चंस। तो हम इसमें हैं कि अगर अभी हम 10 दिन खाली बैठ जाए ना, तुम्हारे पास कोई काम ही नहीं होगा, हम बोर हो जाएंगे। कितना स्क्रॉल करोगे, कितना मूवी देख लोगे, कितना घर में बैठ के कुछ कर लोगे? बाहर तुम 10 दिन, जितने भी लोग बिजी रहते हैं ना, डेली बिजी, 24 घंटे काम, फोन बज रहा है, ये आ रहा है, वो 10 दिन अगर अपना फोन छोड़ दें और खाली बैठ जाएं, तो वो ये पाएंगे कि ना तो उनके कोई दोस्त है, ना तो वो बाहर निकल के भी क्या करें, कोई दोस्त नहीं है, कोई लाइफ नहीं है, कोई सर्कल नहीं है, कुछ नहीं है, वो बोर होकर जाए, मतलब उनको कुछ लगे पागल हो जाएंगे। ठीक है, करें क्या जीवन में, नहीं समझ में आ रहा है। तो एक्चुअली में क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये इस बिजनेस को दिखा के अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि हम इन चीजों से बचे रहेंगे, कि 10 दिन हम खाली हो गए तो हमें क्वेश्चंस दिमाग में उठने लगेंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे दोस्त कौन है, कोई नहीं है, मैं करूँ क्या, 10 दिन में खाली हूं तो क्या करूं। तो ये सारे क्वेश्चन से बच रहे हैं अपने आप को बिजी दिखा करके। ठीक है, तो बिजनेस को हम एज एन आर्मर यूज करते हैं। फिर ऐसे ऑथर का जो पर्पज है इस पैसेज में, वो क्या है? टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट हिस्ट्री ऑफ प्रोडक्टिविटी, और टू इंस्पायर रीडर्स टू अप्रिशिएट द वैल्यू ऑफ स्टिलनेस एंड रिफ्लेक्शन, और एंटरटेन विद स्टोरीज अबाउट फेमस साइंटिस्ट। और देखो, एंटरटेन तो नहीं है, जहां पे भी एंटरटेन है सबसे पहले काट दो उसको। आर्ग्यू दैट स्कूल शुड रिड्यूस होमवर्क, इसकी भी बात नहीं की गई है। इसकी बात की गई है कि वो रीडर्स को इंस्पायर कर रहा है कि तुम स्टिलनेस और रिफ्लेक्शन को ज्यादा, हाँ, वैल्यू दो। ठीक, अब यहाँ पे इस पूरे पैसेज का मतलब ये भी नहीं है कि तुम एकदम बैठे रहो फ्री। ठीक है, इस पैसेज का मतलब ये है कि तुम जब खाली बैठते हो, तुम सोचते हो, तुम कोई काम करते हो, जैसे मान लो तुम्हारा कोई बिजनेस है, तुम्हारा कोई काम है, तो उस पर तुम डेली 1 घंटे 2 घंटे बैठते हो, सोचते हो, दिमाग लगाते हो, तो फिर वहां से तुमको नए नए आइडियाज आते हैं, फिर तुम काम करो, तुम 18 घंटे काम करो, बिजी रहो। वो ये नहीं बोल रहा है कि नहीं नहीं 18 घंटे का, तुम्हारे पास अपना पर्पज है, तुम 18 घंटे 20 घंटे 30 घंटे काम करो। ठीक है, तो उस बेसिस पे काम करो, ये कहना चाह रहा है ऑथर यहाँ पे। ठीक, ऐसे ही दूसरा पैसेज है। तो देखो पैसेज क्या कह रहा है कि मेमोरी इज नॉट रिकॉर्डिंग, मेमोरी ये नहीं है कि चीजों को रिकॉर्ड कर लो, इट इज स्टोरी वी टेल आवरसेल्व्स, ये ऐसी स्टोरी है जो हम खुद को बताते हैं अबाउट द पास्ट, और हमें सारी स्टोरीज इसकी पसंद आती हैं। ठीक है, यही सेव करता है, इट इज सेव्ड बाय हु वी आर एट द मोमेंट ऑफ टेलिंग। ठीक है, कि जब हम बता रहे हैं तो उस समय हम कौन हैं। सेम चाइल्डहुड आफ्टरनून रिमेंबर्ड एट 20 एंड अगेन एट 40 इज टू इंटायरली डिफरेंट आफ्टरनून, कि सेम वही तुम अपने बचपन का आफ्टरनून एक बार अपने 20 साल होने पे याद करो और एक बार 40 साल होने पे याद करो, तो दोनों अलग अलग आफ्टरनून हो जाएंगे तुम्हारे लिए। एक में होप्स होगा ऑफ अ यंग पर्सन, ते जब तुम 20 साल के होगे, तब तुम देखो अपने उस बचपन को याद करोगे तो तुम कहोगे कि हाँ वहां पे होप था, मुझे वो करना है।
ठीक है। और जब तुम बुढ़ापे में वही चीज देखोगे तो वहां पे एक्यूमुलेशंस होंगे ऑफ लाइफ हाफ लिव्ड, कि मैंने क्या क्या किया। ठीक है, कि मतलब कहने का मतलब ये है कि तुम जब 5 साल के थे या फिर तुम 8 साल के थे, तो उस समय तुम्हारा दोपहर कैसा था, ये जब तुम 20 साल के होने पर सोचोगे तब तुम्हारे दिमाग में ये आएगा मैंने क्या क्या सोचा था, अब मुझे वो करना है। जब तुम 40-50 साल कर के होके सोचोगे तब तुम ये सोचोगे कि मैंने क्या सोचा था और मैंने क्या क्या कर लिया। ठीक है, वहां पे अब होप नहीं है, वहां पे एक्यूमुलेशन है कि क्या क्या मैंने कर लिया। तो दिस इज नॉट अ फेलियर ऑफ मेमोरी। ठीक है, इट इज, इसका मतलब ये नहीं कि मेमोरी तुम्हारा फेल कर गया यहाँ पे आके। इट इज मेमोरीज ग्रेट गिफ्ट, कि हम अपने ही मेमोरी के एक्चुअली में क्या हुआ उसके प्रिजनर्स नहीं है। हम क्या है, वी आर ऑथर्स ऑफ व्हाट इट मीन्स, कि हम एक्चुअली में ऑथर हैं कि हमारी मेमोरी का मतलब क्या है। हम अपनी मेमोरी को अलग अलग तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, हर समय जब हम याद करते हैं तो हम एक फाइल रिट्रीव नहीं कर रहे हैं, हम रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हम उस इवेंट को। और उस रिकंस्ट्रक्शन में जो प्रेजेंट सेल्फ है वो चुपचाप एडिट कर देता है पास्ट को। जैसे अभी मान लो कि तुम किसी रिलेटिव या फिर कोई टीचर हुआ या फिर कोई भी हुआ, तुम उसके घर पे जाकर के पत्थर मार करके आ जाओ, ठीक, और उसने तुम्हें देख लिया, तो अब तुम बहुत घबराए हुए होगे, अगले 2-3 दिन तक बहुत डरोगे कि स्कूल में जाने पे ये करेगा ऐसे करेगा। लेकिन जब तुम उसको 10 साल 20 साल बाद जा करके उस मेमोरी को रिविजिट करोगे तो उसमें से तुम वो डर वाला पार्ट एडिट करके हटा दोगे। अब तुम उस पर हंसोगे, अब तुम्हें उस पर मजा आएगा कि हाँ हमने ये ऐसा भी किया था। ठीक है, तो हम मेमोरी को अपने हमेशा पास्ट को एडिट कर देते हैं। ठीक है, जो कुछ लोगों को बहुत ट्रबल करता है अबाउट दिस द क्वेश्चन ऑफ ट्रुथ। ठीक है, कि अगर मेमोरी चेंज होती या फिर होती है, व्हाट डज इट मीन फॉर द थिंग्स वी आर सर्टेन ऑफ, कि अगर मेमोरी चेंज होती है तो जिन चीजों के बारे में हम सर्टेन हैं, हम बिल्कुल श्योर हैं, उसका मतलब क्या है। तो आंसर क्या है इसका, परहैप्स अनकंफर्टेबल। जैसे सर्टेनिटी अबाउट द पास्ट इटसेल्फ अ काइंड ऑफ स्टोरी, कि पास्ट के बारे में सर्टेन होना, एकदम श्योर होना, ये अपने आप में एक कहानी है। द मोस्ट ऑनेस्ट रिलेशनशिप विद मेमोरी इज नॉट वन ऑफ टोटल कॉन्फिडेंस बट ऑफ जेंटल क्यूरियोसिटी। ठीक है, जो मोस्ट ऑनेस्ट रिलेशनशिप है हमारा मेमोरी के साथ, वो टोटल कॉन्फिडेंस वाला नहीं है, वो क्या है, जेंटल क्यूरियोसिटी का है। कि जहाँ पे हम अपने रिकलेक्शंस को बहुत लाइटली हेल्ड करते हैं और हमें बस ये पता होता है कि वो हमारे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि वो पूरे सत्य ना हो, पूरे सच ना हो। तो अब क्वेश्चन क्या पूछा कि द ऑथर का सेंट्रल आर्गुमेंट क्या है, कि मेमोरी इज अनरिलायबल एंड कैन नॉट बी ट्रस्टेड। ठीक है, या फिर people who believe their memories are perfect are dishonest, या फिर memory is a creative act shaped by our present self and is a gift not a flaw, या फिर we should record all events to preserve accurate memory। तो साफ साफ पता चल रहा है कि मेमोरी एक क्या है, क्रिएटिव एक्ट है which is shaped by our present self and this is a gift not a flaw। ठीक है, नेक्स्ट है द फ्रेज वी आर दी ऑथर्स ऑफ व्हाट इट मीन्स, कि हमारी मेमोरी का मतलब क्या है, उसके ऑथर्स हम हैं। इसका मतलब क्या है, ये क्या सजेस्ट कर रहा है कि मेमोरीज आर इंटायरली फिक्शनल एंड हैव नो ट्रुथ, कि मेमोरीज पूरी मनगढ़ंत कहानियां हैं जो हम बनाते हैं, उसका कोई ट्रुथ नहीं है। या फिर राइटिंग डाउन मेमोरीज इज द बेस्ट वे टू प्रिजर्व देम, कि मेमोरीज को लिखना ही सबसे बेस्ट तरीका है उन्हें बचाने का। या फिर पीपल विद गुड इमेजिनेशन हैव बेटर मेमोरीज। या फिर वी एक्टिवली गिव मीनिंग टू आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस रेदर देन पैसिवली रिसीविंग देम। ठीक है, कि हम क्या करते हैं कि हम अपने पास्ट को एक मीनिंग देते हैं थ्रू आवर एक्सपीरियंसेस। ठीक है, रेदर देन कि हम बस उनको रिसीव करते जा रहे हैं मेमोरी को। हम क्या बोलते हैं कि अगर हम बैठ करके सोचते हैं कि हमने ये अचीव कर लिया, हमने ये कर लिया लाइफ में, ऐसे ऐसे कर लिया, तो हम क्या करते हैं, हम अपने पास्ट को एक तरीके से, पास्ट के एक्सपीरियंसेस को हम एक्टिवली मीनिंग दे रहे हैं। ठीक है, कि हाँ हमने ये चीजें की हैं। तो ये हमारा सही आंसर होगा। फिर द टोन ऑफ द पैसेज क्या है, कि डिसमिसिव है, कि डिसमिस कर रहा है किसी चीज को, या फिर थॉटफुल है और रीएश्योरिंग है, या फिर एंक्सियस और ट्रबल्ड है कि एंग्जाइटी वगैरह वाला है, या फिर मॉडर्न साइंस को क्रिटिसाइज कर रहा है। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये डिसमिस भी नहीं कर रहा है, ये थॉटफुल और रीएश्योरिंग है। ठीक है, फिर जैसे पैसेज में लिखा है होल्ड आवर रिकलेक्शंस लाइटली, इसका मतलब क्या है, नॉट टू थिंक अबाउट पास्ट टू मच, या फिर टू कीप मेमोरीज शॉर्ट और टू फॉरगेट क्विकली, और टू ट्रीट आवर मेमोरीज विद जेंटल अनसर्टेनिटी रेदर देन रिजिड सर्टेनिटी, कि अपने पास्ट को, अपने मेमोरीज को कैसे ट्रीट करना है, तो उसको थोड़ा सा एकदम 100% श्योरिटी मान के नहीं चलना कि श्योर है,
जो भी हमारा पास्ट है वो श्योर है, हम तो मान के चल रहे हैं। वैसे नहीं, जेंटल अनसर्टेनिटी कि हो सकता है कुछ चीजें सत्य हो कुछ ना हो, तो ऐसे मान के चलना है। तो ये हमारा इसका सही आंसर होगा। फिर है द पैसेज इंप्लाइज दैट द मोस्ट ऑनेस्ट रिलेशनशिप विद द पास्ट इन्वॉल्व्स टोटल कॉन्फिडेंस इन एवरी मेमोरी। नहीं, पहले ही बोला है कि टोटल कॉन्फिडेंस नहीं रखो। एक्सेप्टिंग जेंटल अनसर्टेनिटी अबाउट द एक्यूरेसी ऑफ व्हाट वी रिमेंबर, ये बोला है। रिजेक्टिंग मेमोरीज दैट हैव चेंज्ड ओवर टाइम, नहीं। कीपिंग अ डिटेल जर्नल, नहीं। डायरी भी नहीं बनाने को बोला है। ठीक है, तो इसका भी सी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे ये पैसेज वाले सारे क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, कि लिटरेरी में हमें सिंपल पैसेज के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा ये हार्ड होता है फैक्चुअल और नैरेटिव से, ठीक है, बट उतना भी हार्ड नहीं होता। इसके कुछ पार्ट्स ऐसे आते हैं जहाँ पे कॉम्प्लेक्स वर्ड्स यूज किए होंगे, कॉम्प्लेक्स चीजें यूज की होंगी, तो उसमें बस थोड़ा सा ध्यान देना है, बस थोड़ा सा सही से रीड करना है। अगर तुमने रीड करना सीख लिया तो फिर तुम्हारे आंसर्स देना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो रीड करना है एक बार सही से, रीड करके फिर उसी के अकॉर्डिंग उसके आंसर्स देना है। उसके मीनिंग्स का ध्यान रखना है कि लिटरेरी मीनिंग, एक्चुअल मीनिंग नहीं निकालना है। ठीक है, उसके वर्ड के हिसाब से, उसके आसपास के सेंटेंसेस के हिसाब से मीनिंग्स निकालने हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर खत्म।